हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमारा आर्टिकल 20। देखिए, अभी इससे पहले हमने देखा था आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर जो सेकंड आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 20। देखिए, आर्टिकल 20 की इंपॉर्टेंट बात क्या है? आर्टिकल 20 की इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगी हो चाहे कोई इमरजेंसी लगी हो, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, ये इनकी खास बात है। इसीलिए आज हम देखेंगे आर्टिकल 20। अब देखिए आर्टिकल 20 में क्या क्या दे रखा है। आर्टिकल 20 ये कहता है कि प्रोटेक्शन मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आप किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं, उस केस में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अब क्या हर एक ऑफेंस में अगर आप कन्विक्शन में हैं तो आपको हर एक में प्रोटेक्शन मिलेगा? नहीं। यहां पे एक शब्द आता है, वो कहता है आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है इलॉजिकल या अनफेयर कन्विक्शन हुआ है आपका, उसी केस में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। कन्विक्शन का मतलब होता है गिल्टी डिक्लेयर बाय कोर्ट। आप कोर्ट के द्वारा गिल्टी डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं, उसके बाद आपको कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है? ठीक है, आर्टिकल 20 ये कहता है दिस राइट प्रोटेक्ट अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन। एक पर्सन जो कि अब अक्यूज्ड पर्सन बन चुका है, उसको अगर आर्बिट्री और एक्सेसिवली पनिशमेंट दी जा रही है तो वो कैसे उसका प्रोटेक्शन होगा? जब कभी भी इलॉजिकल या अनफेयर ढंग से पनिशमेंट दी जा रही है या फिर कन्विक्शन हो रहा है तो उस केस में आर्टिकल 20 आएगा। अगर एक्सेसिव पनिशमेंट दी जा रही है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, तब भी वहां पे आर्टिकल 20 देखेंगे हम। तो आर्टिकल 20 जो है वो एक सिटीजन को मिल सकता है, एक फॉरेनर को मिल सकता है और एक लीगल पर्सन को मिल सकता है, जैसे कोई कंपनी हो या कोई कॉर्पोरेशन हो। तो इन सभी को आर्टिकल 20 मिलेगा। देखिए, अब आर्टिकल 20 के ना 3 सब क्लॉज है। पहला है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1, फिर है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2, फिर है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3। तो सब क्लॉज 1 क्या कहता है? सब क्लॉज 1 कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 20 का सब क्लॉज 1 कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकंड कहता है नो डबल जियोपार्डी और थर्ड कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब हम इन तीनों को बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स पोस्ट फैक्टो का सिंपल मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट, प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ न्यू लॉ टू प्रोसिक्यूट एंड पनिश ओल्ड बिहेवियर दैट वाज नॉट इलीगल एट द टाइम। तो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, आप ऐसे समझिए एक्स पोस्ट फैक्टो को। 2020 में एक लॉ था जिसमें यह कहा गया था कि लोग कितने भी नंबर ऑफ हाउसेज ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे घर लिए, तो 2025 में एक नया रूल आ गया। इसमें कहा गया कि एक इंसान सिर्फ एक ही घर खरीद सकता है। अगर वो एक से ज्यादा घर खरीदेगा तो उसको 5 साल की जेल हो जाएगी। ये बोल दिया गया 2025 में। तो देखिए, अगर एक आदमी है जिसका नाम ए है, ए ने 2020 में 5 घर लिए थे, तब तो वो बिल्कुल लीगल था। अब ये जो ए है ना, इसके ये 5 घर जब हमेशा लीगल रहेंगे, चाहे 2020 से 2021, 2022, चाहे 2025, 2030, हमेशा ये लीगल रहेंगे। क्योंकि इसने घर जो लिए वो 2020 में लिए और तब लॉ आपको अलाउ करता था कि आप कितने भी नंबर ऑफ घर ले सकते हैं। तो इसने जो ये 5 घर लिए, ये हमेशा लीगल रहेंगे। अब एक सी एक आदमी, उसने 2025 में 2 घर ले लिए। 2025 में रूल आया था कि आप एक ही घर ले सकते हैं, तो ये जो सी है इसको जेल होगी, इस सी को तो जेल होगी और वो लीगल जेल मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ 2025 में रूल है कि आप एक ही घर खरीद सकते हैं। पर लेकिन अब क्या आप अगर इस ए को जेल भेजा जा सकता है? तो ए के केस में ये यहाँ पे रूल लगेगा, वो होगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो। मतलब अब 2025 में ए के नाम भले ही 10 घर है, उसने वो 2025 से पहले लिए थे, तब वो सारी चीजें लीगल थी। तो यहाँ यही बोला गया है कि ए जो है उसको एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कभी भी लॉ बनाए और कभी भी जेल में डाल दें किसी को। अगर गवर्नमेंट फाइन लगा देती है ए के ऊपर या ए को 5 साल के लिए जेल में भेज देती है, तो ये अनफेयर होगा, ये इलीगल होगा। क्यों? क्योंकि ए ने ये सारी चीजें 2020 में ली थी। 2020 में ये लीगल था। ए ने ये सारी चीजें कब करी? 2020 में। तब वो लीगल है, तब वो फेयर है। लेकिन अब 2025 में उसको जेल में भेज दे रहे हैं बस इसलिए कि उसके पास 5 घर है, और लॉ कहता है कि किसी के पास भी घर एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो लॉ ने ये भी बोला है कि 2025 के बाद नहीं होने चाहिए। ए के पास तो 2020 में ही था, तो तब वो लीगल था। इसलिए अगर ए को यहाँ पे जेल होगी तो वो नो एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर यहां से बाहर भी निकल जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 20 उसको ये प्रोटेक्शन देता है कि तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ न्यू लॉ। आप एक न्यू लॉ लेके आते हैं जिससे आप प्रोसिक्यूट करते हैं और या आप दंड देते हैं किसी ओल्ड बिहेवियर, किसी एक ऐसे ओल्ड एक्ट को जो उस टाइम पे इलीगल नहीं था, जो उस टाइम पे लीगल था। अब आप ए को यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दे सकते 2025 में, क्योंकि ए ने जो 2020 में वो काम किया वो बिल्कुल ठीक काम किया। उस टाइम पे 5 घर लेना लीगल था। अब भले वो इलीगल हो चुका है, लेकिन पहले वो लीगल था, इसीलिए ए को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यह है नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब। जो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ये आपको अवेलेबल कब है? प्रोटेक्शन, इनका जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में अवेलेबल है। लेकिन इस सिविल केसेस में अवेलेबल, सिविल केसेस में आपको रियायत नहीं देंगे। तो सिविल केसेस में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। जैसे टैक्स लॉज है, वो अगर 2025 में, अगर टैक्स लॉ 2025 में भी आया है तो उसके अंदर 2010 वाले लोगों को भी लाया जा सकता है। तो टैक्स लॉज के अंदर आपको कोई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो सिंपली ये कह रहा है कि सिविल केसेस में प्रोटेक्शन नहीं
नहीं मिलेगी, लेकिन क्रिमिनल केसेस में हाँ आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये हमारा पहला जो हमने देखा ये था नो एक्स पोस्ट फैक्टो। अब देखिए इसी के अंदर एक और चीज़ है, पहली चीज़ हमने देख ली इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये कहता है कि सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल 2020 में एक आदमी ने थेफ्ट किया, एक आदमी ने चोरी करी, तो उसको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया, उसकी पनिशमेंट 2 साल की ही रहेगी। लेकिन 2022 में क्या हुआ ना कि लॉ लेके आएगा कि थेफ्ट की पनिशमेंट जो है वो 2 से बढ़ा के 5 साल कर दी है। तो 2020 में थेफ्ट के ग्राउंड पे जेल में भेजा गया था, वो सिर्फ 2 साल की सजा ही काट के बाहर आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि 2022 में लॉ आ गया तो उसको 5 साल के लिए दोबारा से भेजा जाएगा, नहीं। तो ए ने अगर 2020 में चोरी करी तो उसे 2 साल के लिए ही जेल भेजेंगे। 2022 में भले ही यहाँ पे 2 साल की बजाय 5 साल कर दिया गया है, तो इसमें ए को कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ए ने जिस समय वो चोरी करी थी उस समय लॉ के अंदर क्या पनिशमेंट डिस्क्राइब थी, उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये बोला गया सेकंड में कि सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। आप इसको यहाँ से देखेंगे कि नो पर्सन shall be subjected to the penalty greater than that prescribed by the law in the force at the time of commission of the act। इसका मतलब ये है। अब देखो, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है नो डबल जियोपार्डी। इसका क्या मतलब है? नो डबल जियोपार्डी का ये मतलब है कि 2 बार आपको एक ही ऑफेंस के लिए कोर्ट में ट्रायल आपका नहीं होगा। सिंपल मतलब है, अगर आपने कोई ऑफेंस करा है तो कोर्ट के अंदर उसका एक ही बार ट्रायल होगा। ऐसे नहीं कि बार बार उसको आपको एक ही पनिशमेंट के लिए कन्विक्शन कर दे रहे हैं, या बार बार आपको किसी एक ही आपने जो ऑफेंस करा है उसके लिए आपको जेल में भेज दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये लिखा है नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी इंसान प्रोसिक्यूट या पनिश्ड नहीं होगा एक ही ऑफेंस के लिए मोर देन वंस, एक ही ऑफेंस के लिए उसको बार बार जेल में नहीं भेजा जाएगा। जैसे नो इंडिविजुअल शेल बी अरेस्टेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एग्जांपल है अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर थेफ्ट फॉर द सेम ऑफेंस। देखो, एक ही इंसान, अगर एक इंसान है उसने थेफ्ट करा है तो उसको एक ही बार जेल में भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार उसको जेल में भेज रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, लेकिन इसमें साफ साफ है कि जो ये डबल जियोपार्डी वाला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के जो ट्रायल है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर बैठेगी उस केस में आपको 2 बार पनिशमेंट दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक आदमी ए है, वो जो है एक कंपनी में काम करता है, उसने क्या किया ना, उसने जीएसटी की चोरी करी है। तो वो एक कंपनी में काम करता है, तो जब उसने जीएसटी की चोरी करी तो कोर्ट ने उसको पर्टिकुलर फाइन या पर्टिकुलर कुछ सजा सुना दी। तो यहाँ पे कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। लेकिन डिपार्टमेंटल जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी तो उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया। तो यहाँ ए ये नहीं बोल सकता है या मुझे 2 बार एक ही सजा के लिए दंड दिया गया, ऐसा ए नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोर्ट के ट्रायल 2 बार नहीं होंगे। यहाँ पे कोर्ट जो ये पनिशमेंट देगा ना, जो ये कोर्ट ने पनिशमेंट दी है, ये एक ही बार दी जाएगी, ये 2 बार नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपल ये कहा जा रहा है कि जो ये नो डबल जियोपार्डी है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फैसले के लिए ही है। अगर आप पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में ऑफेंस करते हैं तो डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्वायरी बैठा सकता है, और कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो अलग है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि नो डबल जियोपार्डी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ट्रायल के लिए एप्लीकेबल है, डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए, अब जो तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, पहले तो इस वर्ड का मतलब देखो, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है कि कोई भी, अगर किसी भी इंसान ने कोई भी ऑफेंस करा है तो वो खुद ही उसका गवाह नहीं बन सकता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि कोई इंसान जिसने कोई भी ऑफेंस करा है वो खुद ही उस चीज़ का गवाह नहीं बनेगा। उस जैसे देखो, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। वो खुद ही के केस में, खुद ही के ऑफेंस में विटनेस नहीं माना जाएगा। इस सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है सेल्फ प्रूफ नहीं दे सकता है, सेल्फ खुद का अपना खुद ही एविडेंस नहीं देगा। एग्जाम्पल देखो, एक आदमी है, उसने थेफ्ट करा है। अब उसको क्या किया, वो खुद ही बोल रहा है कि सर मैंने थेफ्ट करा है, सर मैंने थेफ्ट करा है कोर्ट के सामने, और वो अपने आप को खुद ही गिल्टी मान रहा है। तो कोर्ट यहाँ पे पनिशमेंट नहीं देगी, क्योंकि कोर्ट ने पुलिस वालों को ड्यूटी दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके लेके आएंगे। जब तक उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिल जाएगा तब तक उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ये कह देना कि मैं गिल्टी हूँ, खुद ही आदमी का ये कह देना कि सर मैं गिल्टी हूँ और मुझे पनिशमेंट दीजिए, नहीं। यहाँ पे पुलिस को भी कुछ ना कुछ एविडेंसेस प्रूफ करने पड़ेंगे कि आपको ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा। ये होता है कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब कहीं कहीं पे आपको अपना खुद एविडेंस देना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ कोई इन्वेस्टिगेशन में चाहिए, कंपलसरी चाहिए, तो आपको देनी पड़ेगी। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के टाइम से आपका थंब इंप्रेशन मांग रहे हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर मांगे जा रहे हैं, ब्लड सैंपल मांगे जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं, आपको देना पड़ेगा। ये कुछ एक्सेप्शंस लिखे हैं इसमें। या आपकी कोई कंपलसरी बॉडी का कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, इट एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग। तो जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, सेल्फ प्रूफ है, ये सिर्फ आप क्रिमिनल केस में, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, सिविल प्रोसीडिंग में आपको कुछ भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसके 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ है। पहला केस लॉ है आपका रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में ये था कि ब्रॉडन द पैरामीटर ऑफ हैंड राइटिंग सैंपल्स टू इंक्लूड वॉइस सैंपल्स, एडिंग दैट दिस वुड
नॉट वायलेट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये सिंपली सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया था कि हैंडराइटिंग सैंपल्स प्लस जो वॉइस सैंपल्स हैं ये भी एक प्रकार से वैलिड होंगे। इनको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार दे आर अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नहीं, ये आपके जो है ये वैलिड माने जाएंगे और एंड ये एक प्रकार से एविडेंसेस के रूप में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और केस है दैट इज केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस को लैंडमार्क इसलिए बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था कि जो 20 का सब क्लॉज 1 है दैट इज हमने एक्स पोस्ट फैक्टो देखा था, उसमें इसी केस में ये बोला गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस की लाइबिलिटीज को ये या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज को ये अपने अंदर नहीं करता है। अगर सिर्फ क्रिमिनल लॉ है तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो 2 केसेस आपको लिखने पड़ेंगे, एक तो है रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और एक है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। थैंक यू सो मच।